धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। इस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आयुष्मान भारत जो योजना इस सरकार ने लाई है, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार और हर एक परिवार को 5 लाख से ज़्यादा राशि मिलने वाली है। मैं इसलिए इस सरकार का और उसी के साथ में तत्कालीन मंत्री नड्डा जी का और मौजूदा मंत्री हर्षवर्धन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर के रूप में बैठे हर्षवर्धन जी, वो खुद एक ENT सर्जन है और उन्होंने दिल्ली में जब भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे तभी अक्टूबर 1994 में पोलियो इराडिकेशन योजना जो है उसको आरंभ किया था। और आज जो हमारा पूरा देश है वो पोलियो से पूरी तरह इराडिकेट हो चुका है। सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रति गंभीरता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि इस कार्यकाल में, इस सेशन में ये तीसरा मेडिकल से रिलेटेड बिल है। पहले इंडियन मेडिकल काउंसिल में अमेंडमेंट की गई, उसी के साथ में डेंटल काउंसिल एक्ट में अमेंडमेंट की गई और आज तीसरा बिल जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल इस सरकार ने लाया है। और इन तीनों बिल पर बोलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं मेरी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ कि तीनों ही मेडिकल के बिल पर आज डॉक्टर होने के नाते यहाँ पर मैं मेरे जो सुझाव है वो सरकार को दे रहा हूँ। आज इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक पे चर्चा के दौरान जब इंडियन मेडिकल काउंसिल आया था तभी मैंने कहा था कि ये जो NMC बिल है वो एक रिफॉर्म लाने वाला, पहली बार इतने सालों में अगर मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइजेशन अगर किसी ने किया होगा तो इस सरकार ने किया है। इसलिए इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं सरकार को धन्यवाद इस बात के लिए भी देता हूँ कि जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, जो स्टैंडिंग कमेटी के सजेशंस थे, 92nd रिपोर्ट हो या 109वीं रिपोर्ट हो, इन सभी रिपोर्टों को सामने रखते हुए सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा जो सुझाव थे स्टैंडिंग कमेटी के, वो सुझाव सरकार ने लिए। मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी था, तो इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और सबसे बड़ा काम जो सरकार ने किया है इस स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव को सामने रखते हुए कि जो ब्रिज कोर्स पे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रश्न था, वो ब्रिज कोर्स को हटाने का काम जो है वो सरकार ने किया है। आज ये जो बिल आ रहा है NMC, वो पूरी तरह से MCI को बदल देगा। आज NMC बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि MCI जो है वो हमेशा, जब से MCI फॉर्म हुई है, हमेशा विवादों में घिरी रही है। मुझे लगता है कि गए 2 दशकों से MCI कोई ना कोई तो करप्शन या कोई ना कोई तो ट्रांसपेरेंसी के विषय में, प्राइवेट पार्टी इन्फ्लुएंस हो, अनएथिकल प्रैक्टिस हो, या इस देश में मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है, मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, उसको स्टैंडर्डाइज करने में अनुकूल रही है। आज सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो NMC बिल लाया गया है और उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो सभी मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड होंगे। तो मैं ये भी यहाँ पर इस हाउस के निदर्शन में लाना चाहता हूँ कि पहले जो MCI की बॉडी थी वो पूरी तरह से इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी थी, लेकिन वहाँ पर कौन इलेक्ट होकर जाता था? जो कि इन्फ्लुएंशियल है, जो कि पैसे वाला है, और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं थी कोई मेंबर को कि कितने बार वो इलेक्ट होकर जाएगा। वो हमेशा जो पावरफुल इंसान है वही इलेक्ट होकर MCI की बॉडी पर जाता था, और इसलिए करप्शन जो है, ये मैल प्रैक्टिसेस जो है वो इतने सालों तक शुरू रहे। इसलिए NMC को लाना बहुत जरूरी था। पहले MCI सब कुछ कंट्रोल करता था, परमिशन देना कोई कॉलेजेस को, कितने सीट्स हो उसको परमिशंस देना, रेगुलेशन लाना, उसी के साथ में किसी को पिनलाइज करना, ये सब कुछ MCI करता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता था कि जो बॉडी जो कॉलेजेस को सीट्स की अनुमति देता था, जो कॉलेजेस को अनुमति देता था, वही वो कॉलेजेस को पिनलाइज भी करता था। लेकिन आज NMC फॉर्म होने के बाद 4 ऑटोनोमस बोर्ड जो है वो आज
इस एनएमसी के अंडर में फॉर्म होंगे, जो है अंडर ग्रेजुएट बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड और एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जिसका सभी का काम जो है वो अलग अलग होगा और यहां पर कहीं भी मुझे लगता नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। आज इस एनएमसी में कमिटी ने सुझाव भी किए थे कि जो 25 की संख्या है मेंबर्स की वो 31 की जाए। तो मेरे यहाँ से अनुरोध करता हूँ मैं मंत्री जी से कि क्योंकि हर एक स्टेट को अगर रिप्रेजेंटेशन इस एनएमसी में होना होगा तो जो मेंबर्स है 25 से उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो या नेशनल एग्जिट टेस्ट हो, आज पूरे देश में मुझे लगता है कि नीट जो है वो लागू हो गई है और इस नीट के माध्यम से पूरे देश में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्म प्लेइंग फील्ड जो है हर एक बच्चे को मिल रहा है, हर एक छात्र को मिल रहा है, जिससे उसको अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन्स मिल सकेगी। लेकिन आज जब हम नीट ला रहे हैं तो इस नीट की जो एग्जाम्स है वो सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग बोर्ड से, अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड्स है। वो अलग अलग बोर्ड्स के जो एग्जाम करिकुलम है, मुझे लगता है जब तक हम पूरे देश का एजुकेशन स्टैंडर्डाइज नहीं करते तब तक हर एक छात्र को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकता है। तो इसलिए पूरे आने वाले समय में सभी जो बोर्ड्स है अलग अलग स्टेट्स के, वो सभी को स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में नेशनल एग्जिट टेस्ट, आज सभी को ऐसे लग रहा है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो एमबीबीएस पास होने के बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट एक अलग एग्जाम देनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी पहले बिल ये आया था तभी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से इस पूर्व बिल में उसको संशोधित किया गया था, लेकिन कमिटी के सूचना के बाद उस नेशनल लाइसेंस शीट एग्जाम को डिलीट कर दिया गया और जो एमबीबीएस की फाइनल एग्जाम होगी, जो बच्चा एमबीबीएस की फाइनल एग्जाम देता है वही। मैडम तो अभी तो शुरू किया मैंने, तो मैं एक ही स्पीकर हूं मेरे पार्टी से, अभी तो पूरा बिल बाकी है। 8 मिनट टाइम है आपका, 7 मिनट हो गया है। नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो एग्जिट टेस्ट जो है, जो एमबीबीएस का बच्चा फाइनल ईयर में जाता है उसे नेशनल एग्जिट टेस्ट देनी होगी। पहले ऐसे होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग एग्जाम होती थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अलग एग्जाम, डीम्ड यूनिवर्सिटी की अलग एग्जाम, और जो सरकारी अस्पतालों में से कॉलेजेस में से पास होते थे उनके लिए अलग एग्जाम। लेकिन आज जब नेशनल एग्जिट टेस्ट आएगी तभी सभी बच्चों को, वो सरकारी कॉलेज से पास हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में हो, ये सभी को एक नेशनल एग्जिट टेस्ट होगी, जिससे एक स्टैंडर्डाइजेशन बना रहेगा और जो भी छात्र पास आउट होगा वो एक अलग स्टैंडर्ड से पास होगा, एक अच्छा डॉक्टर जो है वो हमारे सोसाइटी को मिलेगा। लेकिन उसी के साथ में एक सवाल भी यहाँ पर मुझे है कि अगर समझो एक बच्चा नेशनल एग्जिट टेस्ट पास होता है, वो क्वालिफाई भी कर जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट पास होता है, उसे अगर फिर से एग्जाम देनी है पोस्ट ग्रेजुएशन के सीट के लिए, तो इस बिल में वो क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी ने इस पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है कि वो कितने बार एग्जाम दे सकेगा। और उसी के साथ में पहले जब डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी अस्पताल हो, वो सर्टिफिकेट्स वो कॉलेज देते थे। तो मैडम अभी शुरू ही किया, 5 मिनट लूंगा मैं। बहुत जरूरी बिल है और सभी डॉक्टर्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो सर्टिफिकेट होगा वो एनएमसी देगी या वो कॉलेज देगा। उसी के साथ में क्लॉज नंबर 27 जो है वो एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है। यहाँ पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिकल स्टाफ का या मिड लेवल हेल्थ वर्कर का, वो हमारे पास संक्षिप्त में नहीं है। तो ये जो मेडिकल एंड एथिक्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड है वो ये डेटा रखे, जिससे आने वाले समय में जहाँ जहाँ हेल्थ केयर की व्यवस्था हमें उपलब्ध करनी हो तो वो उपलब्ध कर सकेंगे। और उसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लिमिटेड लाइसेंस, मतलब आज ये लिमिटेड लाइसेंस किसको देंगे हम? एमबीबीएस को देंगे, बीएमएस को देंगे, बीएचएमएस को देंगे, यूनानी वाले को देंगे, फार्मेसी वाले को देंगे, या किसको देंगे? कल तो मुझे एक ईमेल आ गया कि फार्मेसी वालों को भी अलाइड ये लिमिटेड लाइसेंस के लिए आप सरकार को दरख्वास्त करें।
तो इस पर प्रकाश डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एमबीबीएस की जगह जो है वो कोई भी दूसरा डॉक्टर ले नहीं पाएगा। आज मैं मानता हूं कि हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। आज जो डॉक्टरों की संख्या जो है 1:1700 है, जो होना चाहिए 1:1000, लेकिन हमें कॉलेजेस को बढ़ाना होगा जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध हो। खत्म कर रहा हूं मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10 मिनट टाइम दे दिए। खत्म किया जाए, अब समाप्त किया जाए। 2 ही मिनट मैडम, 10 मिनट, 2 ही मिनट मैडम 2 मिनट बोलिए। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो है उनकी भी बात आपने यहाँ पर रखी है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट देनी पड़ती थी, उसमें खाली 19% लोग पास होते थे। लेकिन आज के बाद जो है वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एग्जिट एग्जाम देनी होंगी, जिससे मुझे लगता है कि जो फाइनल ईयर का करिकुलम है वही उनको अभ्यास करना होगा और हमें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स उपलब्ध होंगे। माननीय सांसद नमन नागेश्वर, खत्म हो गया, खत्म, लास्ट पॉइंट है मैडम लास्ट पॉइंट है। 11 मिनट टाइम दे दिए मैडम मैं उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू, सब बात चली थैंक गई। यू मैडम स्पीकर, बहुत अच्छा बोले हैं फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आधे मिनट में खत्म करें। और 55 है, आधा मिनट में खत्म कर लिया जाए। खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। आधा मिनट में जो क्लॉज 53, 54 और 55 है, वहां पर मेडिकल कॉलेजेस को कोई भी राइट नहीं दिया गया है कि वो कोई भी कोर्ट में जाए। तो मुझे लगता है इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है कि मेडिकल कॉलेजेस को भी राइट होना चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि ये अगर हम पूरी तरह पावर सरकार को देंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो इस पर भी मंत्री महोदय प्रकाश डालने की कोशिश करो। और लास्ट का पॉइंट जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है। आज जो कर्मचारी इस एमसीआई में काम कर रहे हैं, क्लॉज नंबर 60 थर्ड पार्ट, उसमें लिखा गया है कि सभी को टर्मिनेट किया जाएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप टी के कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कोई ना कोई तो गवर्नमेंट सर्विस में समाविष्ट कर लिया जाना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ में अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हेल्थ केयर में हम सिर्फ 1.4% जीडीपी के इन्वेस्ट करते हैं, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर हमारे इस देश में प्रोवाइड कर सकते हैं। और पीपीपी मॉडल का माननीय सांसद इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।